मैं एक आधे मात्र सत्तात्मक समाज में आया हूँ जहाँ महिलाओं का सम्मान और पुरुषों का अपमान होता है। यहाँ पुरुषों को बेकार समझा जाता है और मुझे बच्चे ना पैदा कर पाने पर मुखिया ने निकाल दिया। उसने कहा पुरुष सिर्फ फल इकट्ठा कर सकते हैं और वे सबसे निचले दर्जे के हैं। लेकिन जब मैंने बेलों से नदी की ताजा मछली पकड़ी तो महिलाओं की नजरें बदल गईं। जब वे कच्चे फलों के लिए लड़ रही थी मैंने पुरुषों को भुनी मछली खिला दी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास 5000 साल की सभ्यता का ज्ञान है। इस समय एक नम गुफा में महिला मुखिया नफरत से मुझे देख रही है। ये यान, मेरे कबीले से निकल जाओ। वो एक पत्थर पे बैठी थी, घास और खाल की स्कर्ट पहने। मैंने मुट्ठियां भींच ली। मेरे पीछे कई पुरुष खड़े थे। गुफा 2 गुटों में बटी थी। एक तरफ वो मुया के साथ महिलाएं थी जिनकी स्कर्ट बेहतर थी। दूसरी तरफ मेरे पीछे पुरुष थे जिनके पास कमर पर रस्सी थी या वे नग्न थे। पुरुष वो मुया के ठंडे चेहरे को देखकर कांप रहे थे, रोने को थे। ये यान हर बार शिकार के समय, तुम लोग शिकार नहीं कर पाते, तुम बेकार हो, न बुनाई जानते हो, न बच्चे पैदा कर सकते हो। मैंने कहा था तुम्हें अभ्यास की अनुमति नहीं है, फिर भी कुछ लोग रोज वहाँ अभ्यास करते हैं जिससे खाने में देरी होती है। अगर तुम खाना नहीं ला सकते तो तुम्हारा कोई मोल नहीं, बाहर जाओ। वो मुया की आवाज ठंडी थी और आसपास की महिलाएं नफरत से देख रही थीं, अपमानजनक बातें कह रही थीं। मेरी आंखें चमक उठी। मैं यहाँ आ गया हूँ, इस आदिम युग के कबीले में। इस दुनिया में महिलाएं शासक हैं, मात्र सत्तात्मक कबीला। महिलाएं जीवन देती हैं, खाल के कपड़े बुनती हैं, बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, इन्हें सबसे ऊपर माना जाता है। पुरुष बस ताकतवर बंदर जैसे हैं। मैंने मुट्ठियां कस ली। मैं यात्री हूँ, इसलिए मात्र सत्तात्मक समाज की कमियां समझता हूँ। तकनीक नहीं, हथियार पुराने। जीवन 3 दिन में 9 बार भूखे रहना, हर बार पेड़ की छाल फल खाना, जानवरों का पका मांस सपना है। अगर इस दुनिया के मात्र सत्तात्मक कबीले का कोई फायदा है तो शायद यही कि यहाँ की महिलाएं सुंदर हैं, गोरी त्वचा, प्यारी सूरत। टिंग, बधाई हो, मेजबान ने पितृ सत्तात्मक कबीला निर्माण प्रणाली सक्रिय की है। अब मुख्य मिशन जारी है। मेजबान को केंद्र में रखकर एक पितृ सत्तात्मक कबीला समाज बनाए। मॉड्यूल सक्रिय है, योगदान बिंदु विनिमय स्टोर उपलब्ध है। जब तक मेजबान समाज के निर्माण में मदद करेगा उसे उपलब्धियां और विनिमय बिंदु मिलेंगे। ये बिंदु स्टोर में किसी भी चीज के लिए बदले जा सकते हैं जो समाज बनाने में सहायक होगी। जैसे ही दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार जादुई शक्ति मिल गई। लेकिन अब कबीले में रहना संभव नहीं था। इस दुनिया में अभ्यास किया जा सकता है। कबीले की महिलाएं सुंदर हैं क्योंकि अभ्यास से उनका रक्त और ऊर्जा भरपूर रहती है। सिर्फ मुखिया वो मुयाई हम कई पुरुषों को हरा सकती है। पुरुषों के लिए अभ्यास का तरीका महिलाओं के शरीर के हिसाब से है, इसलिए पुरुषों को करने पर शरीर को नुकसान और मौत का खतरा है और असर भी कम है। लेकिन अब सिस्टम चालू हो गया है तो इन औरतों को दिखाने का वक्त आ गया है कि असली मर्द कौन है। मुखिया, अभी बहुत गर्मी है, बाहर फल और खाने लायक सब्जियां भी नहीं है। क्या आप थोड़ी दया दिखा सकती हैं और यान को ना निकालें? कम से कम गर्मी कम होने तक रुके। जैसे ही मैं मुस्कुराया और वो मुया को जवाब देने वाला था, महिलाओं में से मेरी उम्र की एक लड़की करीब 18 साल की जिसके सिर पर जानवरों की हड्डियां थीं, घबरा कर बोली। वो चंचल और सुंदर थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, पुरुषों को सजा मिलनी चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं। वो मुजी, पीछे हटो। वो मुया ने वो मुजी को ठंडी नजरों से देखा जैसे उसकी आंखों से बर्फ गिर रही हो। मैंने वो मुजी को देखा, मुझे अच्छा लगा। वो मुजी मेरी कबीले की बहन जो मेरे साथ बड़ी हुई है। बाकी महिलाएं मुझे बंदर समझती हैं लेकिन वो मुझे भाई जैसा मानती है। वो मुजी कुछ और कहने वाली थी कि बस बहुत हुआ। वो मुया, तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? वो मुसी जैसी लगी को क्यों परेशान कर रही हो? मैं उन्हें लेकर कबीला छोड़ दूंगा। वो मुया, सुन लो, मैं कबीले के पुरुषों के साथ नया कबीला बनाऊंगा और तुम्हारे महिलाओं के कबीले से कहीं बेहतर जिंदगी जीऊंगा। वो मुया, तब मैं देखूंगा कि तुम रोते हुए मेरे पास आओ। मेरी आंखें चमक उठी और मैंने वो मुया पर चिल्लाया। ये सुनकर वो मुया हंसने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वो बहुत आकर्षक लग रही थी लेकिन उसकी हंसी बहुत ठंडी थी, जैसे उसने कोई बड़ा मजाक सुना हो। ये यान, तुम नीच नर बंदर, मुखिया से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ महिलाएं गुस्से में चिल्लाई तो कुछ हंसने लगी। ना कपड़ा बुनना आता है, ना घर बनाना, ना बच्चों को संभालना, निकम्मे नर बंदर। और ये बेशर्मी से कहता है कि हमसे 1000 गुना बेहतर कबीला बनाएगा। कौन यकीन करेगा? ये यान, बस करो, घुटनों पे झुककर मुखिया से माफी मांग लो। चाहे गुलाम बनना पड़े पर कबीले में रहना जरूरी है। अभी कबीला छमला अपनी अपनी गौत को दावत देना है। पीछे खड़े पुरुष काले और इतने दुबले थे कि उनकी पसलियां दिख रही थीं। वे आहे भरते हुए मेरा हाथ खींचने लगे। उन्हें मेरी बात पे यकीन नहीं था। उनकी नजर में वे बस औरतों के हाथों पिटने वाले बेकार मर्द थे। ये औरतें नहीं समझेंगी। अब से तुम सब मेरी बात मानोगे। मैं यान तुम्हें ऐश कराऊंगा। कौन चलेगा? मैंने हाथ हिलाया और अपने सामने खड़े उन दुबले पतले पुरुषों को देखा। किसी ने नहीं सुना, सबने मुझे पागल समझा। वे वो मुया के आगे गिड़गिड़ाने लगे। चाहे जानवर बनना पड़े पर वे यहीं रहना चाहते थे। सिर्फ 3 लोग और अपमान नहीं सहना चाहते थे। 2 उम्रदराज और एक मेरी उम्र का आदमी गुफा से बाहर आए। वे मेरे साथ खड़े हो गए। बाहर भूखे मरना मंजूर था पर अब वे गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे। हमें जाना होगा। वे मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, बस वो मुया के बर्ताव से नाराज थे। बाकी लोगों ने उन्हें दया से देखा।
इस वक्त कबीला छोड़ना खुदकुशी जैसा था। मैं और नहीं रुका और गुफा से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर पीछे से कदमों की आवाज आई। वो वुमुजी थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें नम थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसमें कुछ जंगली फल थमा दिए। उन कच्चे फलों को देखकर मैंने आ भरी, इस समाज में फल कम ही मिलते हैं, उसने जरूर अपने हिस्से से बचाए होंगे। मैं इतना भावुक था कि कुछ कह ना सका। ये यान थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए और फल लाऊंगी। वो मुझे दुखी होकर देख रही थी। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं वापस आऊंगा। वो मुझे रोने वाली थी। पागल, ये यान भाई आप जरूर कर दिखाएंगे। मैं जा रहा हूँ, अलविदा। वो आंसू पहुंचते हुए चली गई। उसे जाते देख मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो मुझी को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं उसे निराश नहीं कर सकता। जब मैंने दूर देखा तो मैं दंग रह गया। अरे बाप रे, कबीले के बाहर मौत कहाँ है? यहाँ तो हर तरफ खजाना बिखरा पड़ा है। सामने हिरणों के झुंड थे, शहद से भरे बड़े छत्ते थे और पेड़ों पर लदे बड़े बड़े फल थे। ये सब वो चीजें थी जो कबीले की औरतें नहीं पा सकती थीं। अब क्या करें, यहाँ रहे तो सच में मर जाएंगे। क्या हमें किसी और कबीले में जाना चाहिए? पर सब जगह एक जैसा ही हाल है, हमें बंदर समझा जाता है। और फिर भी मैं वमुया का गुलाम बनकर वापस नहीं जाऊंगा। हम मर्द हैं, गुलाम नहीं। मैदान में वे तीनों निराश थे, पर मैं दूर अपने काम में जुट गया था। कभी मैं बेलें तोड़ता तो कभी कीचड़ में खुदाई करता। मैं पूरी तरह गंदा हो चुका था, पर रुका नहीं। मैं नदी किनारे बेलों को बुनकर जाल बना रहा था। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी और उसमें ढेर सारी मछलियां थीं। तकनीक की कमी की वजह से वे मछलियां नहीं पकड़ पाते थे। बिना किसी डर के वे मछलियां बहुत बड़ी और स्वादिष्ट थीं। अगर किसी को एक मछली भी मिल जाए तो दूसरे कबीले उसके बदले 3 मर्द देने को तैयार हो जाते। अब मैं जाल से मछलियां पकड़कर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये यान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सोचा है कहाँ जाना है? एक आदमी मेरे पास आया। वो भी दुबला था, पर उसकी आंखों में चमक थी। वो वमुहा था, मेरा एक अच्छा दोस्त। वो मुहा, मेरी मदद करो, मैं इन मछलियों को पकड़ कर खाने वाला हूँ। मैं जाल बुनता रहा। मछली पकड़ना? वो मुहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये यान, तुम सच में पागल हो गए हो? हम सब तुम्हें देख रहे थे और हमें लगा कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं तो बस तुमसे बात करने आया था, पर तुम मछली पकड़ने की बात कर रहे हो। ये यान वो बहुत तेज तैरती हैं। वे बहुत फिसलन भरी होती हैं, उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। मैंने पूरा दिन एक मछली का पीछा किया, तब जाके उसे छू पाया। मेरे अलावा हमारे कबीले में और आसपास के कबीलों में किसी ने मछली नहीं पकड़ी। मैं नदी किनारे परेशान बैठा था, मदद भी नहीं थी, जाल बुनना मुश्किल था, ऊपर से उमुहा की बातें सुननी पड़ रही थी। उमुहा, मैं बस पूछ रहा हूँ, मैंने कब तुमसे झूठ बोला? मदद करनी है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। मैंने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। उमुहा के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। क्या मुझे मछली पकड़ना आता है? बिल्कुल नहीं। मछली क्या है, शायद सरदार ने भी कभी ना खाई हो। उसने मुझे गौर से देखा। हमारा रिश्ता अच्छा था, मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। शिकार पर जब भी मैं फल या सब्जियां बताता वहीं मिलती थी। वो सोच में पड़ गया, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मछली मिले या न मिले फर्क नहीं पड़ता, हम दोस्त हैं तो मदद करने में क्या हर्ज है? उमुहा ने उदास होकर कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बेल का एक सिरा उसे पकड़ा दिया और खुद दूसरी तरफ जाल बुनने लगा। आसमान पीला पड़ रहा था, समय कम था। उमुहा की मदद से काम आधा हो गया। पास ही खड़े कबीले के लोग हमें देख रहे थे। अरे ये यान तो पागल हो गया है। वहाँ क्या अजीब चीज बना रहा है? इन बेलों को आपस में जोड़ने का क्या फायदा? इसमें तो इतने बड़े छेद हैं, ये तो बस अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है। उन्हें लगा कि निकाले जाने के गम में मैं पागल हो गया हूँ, पर उन्हें क्या पता, मैं तो पहले से भी बेहतर महसूस कर रहा था। जब सूरज थोड़ा और ढल गया तो जाल तैयार हो गया। मैंने खुशी से एक आवाज लगाई। 2 आदमियों जितना लंबा और चौड़ा एक चौकोर जाल मेरे सामने था। उन पे भारी पत्थर बंधे थे और बीच में बेलें लगी थी। बस इसे नदी में फेंकना था। पत्थर नीचे बैठते ही बेल खींचकर जाल समेटा जा सकता था। मैं खुश था, ये काफी मजबूत था और कई बार इस्तेमाल हो सकता था। बस हो गया। मुझे लगा तुम कुछ खास बना रहे हो। इतनी देर से तुम बस ये सोने वाली चटाई बुन रहे थे। उमुहा हैरानी से उस चीज को देख रहा था जिसे मैं जाल कह रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या काम है। जल्दी क्या है, बस देखते जाओ। मैं मुस्कुराया, जाल समेटा और नदी किनारे जाकर उसे पानी में फेंक दिया। पत्थरों के वजन से जाल पूरी तरह खुल गया और बुलबुलों के साथ नीचे बैठ गया। मैं बस वही खड़ा रहा, हाथ में जाल खींचने वाली बेल पकड़े हुए। ये क्या किया तुमने? इतनी मेहनत से बनाई चटाई पानी में क्यों फेंक दी? पास से एक चिल्लाने की आवाज आई। उमुहा ने जब मुझे वो चीज पानी में फेंकते देखा तो वो भड़क गया और गुस्से में चिल्लाने लगा। ये यान, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम बिल्कुल पागल। मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। उमुहा पानी के बुलबुलों को देख रहा था। उसका चेहरा उतर गया था। इतनी मेहनत बेकार गई, इसे पानी में क्यों फेंका? कम से कम सोने के काम तो आती। अब बकवास बंद करो और मेरी मदद करो। मैं बहुत चढ़ा हुआ था और बैल को खींच रहा था। जाल नीचे बैठ चुका था और उसके वजन से लग रहा था कि कुछ फंसा है। ये यान, मुझे तुमसे नफरत है। उमुहा बुदबुदाते हुए रस्सी खींचने आया। मदद का वादा किया था तो उसे आखिर तक साथ देना ही पड़ा। वो मुझे घूर रहा था, जैसे मौका मिलते ही मुझे नदी में धक्का दे देगा। हम दोनों की मेहनत से जाल आखिर बाहर आ ही गया। मैं उसे देखने आगे बढ़ा। जैसा मैंने सोचा था, पत्थरों ने जाल को ऐसे घेरा कि मछलियां उसमें फंस गईं। मैं जाल के पास बैठा और एक गहरी सांस ली। सब कुछ इसी पल पर टिका था। जैसे ही जाल खोला, एक बड़ी मछली उछलकर मेरे चेहरे पर आ लगी। मैं संभल नहीं पाया और गिर पड़ा। चेहरा साफ करके देखा तो वहाँ 4 बड़ी और 8 छोटी मछलियां थी।
बड़ी वाली हाथ जितनी लंबी और काफी मोटी थी और छोटी वाली हथेली के बराबर। सब तड़प रही थी सफेद पेट और काली पीठ वाली ताजा मछलियाँ। मैं मुस्कुराया, देखो आगे। टिंग टिंग, बधाई हो, आपने कबीले के लिए अपना पहला योगदान दिया है। फिशिंग मास्टर का खिताब मिला, 20 पॉइंट मिले, एक बार मछली पकड़ने के 5 पॉइंट मिले। दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। मैं धूल झाड़कर खड़ा हो गया। ये एक बेहतरीन शुरुआत थी। ये यान, ये क्या है? पीछे से उमुहा की आवाज आई। वो जाल में तड़पती मछलियों को देख दंग रह गया था। मछली? मैंने शांति से कहा। ओह, पर मछलियां तो पानी में रहती हैं, ये किनारे पर कैसे आ गईं? उमुहा अपना सिर खुजलाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जाहिर है क्योंकि मैंने इन्हें पकड़ा है। क्या? पर कैसे? इससे। मैंने जाल की तरफ इशारा किया। इस चटाई से? इसे जाल कहते हैं। तुमने इस चटाई से मछलियां पकड़ी? मैं निशब्द था। उमुहा ने कभी मछलियों को बाहर नहीं देखा था। उसका दिमाग घूम गया। मैंने एक बड़ी मछली उसकी तरफ फेंकी ताकि उसे यकीन हो कि ये सपना नहीं हकीकत है। उमुहा ने मछली पकड़ी। वो अब भी हैरान था जब तक मछली की चिपचिपाहट उसे महसूस नहीं हुई। जब उसकी बाहों में चीज पागलों की तरह छटपटाने लगी, जैसे उस मछली की थी जिसे पकड़ने में उसने दोपहर लगा दी थी। तो उमुहा पागल हो गया। सच में मछली पकड़ी? ये मछली है, मछली, सच में मछली। ये यान, तुम पागल नहीं थे, तुम्हारी बात सच निकली, तुम सच में जीनियस हो। उमुहा जोश में इधर उधर भागने लगा और चिल्लाया कि मैं जीनियस हूँ। दूर उसका शोर 100 मीटर से भी ज्यादा दूर बैठे कबीले के पुरुषों के कानों तक पहुंचा। एक और पागल हो गया। मुझे याद है उमुहा काफी समझदार लड़का था। ये यान के साथ रहते इसे क्या हो गया? क्या ये यान का पागलपन छूत की भी नहीं है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे, पर उनमें से एक तेज नजर वाले ने आंखें सिकोड़ कर वहाँ देखा। उमुहा और ये यान को नदी किनारे शायद कुछ मिला, कहीं वो मछली तो नहीं। ये सुनते ही दूसरे तुरंत अपना फूक अटका। उन्हें रोजाना महिलाओं से बहुत कम खाना मिलता था और ऊपर से फल और सब्जियां चुनने का भारी काम भी करना पड़ता था। अब जब उन्हें बाहर निकाल दिया गया है तो उन्होंने आधे दिन से कुछ नहीं खाया है। मछली का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ गया। मजाक मत करो, मछलियां मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे कबीलों के सरदारों को भी ये नसीब नहीं होती। रही बात हम जैसे मर्दों की, तो हमने तो इसे कभी देखा तक नहीं है। मैंने आज तक किसी को मछली पकड़ते नहीं देखा। तुम्हें लगता है ये यान पकड़ पाएगा? उस आदमी ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा। और वैसे भी अगर मान भी ले कि वो मछली नहीं है, पर उन्हें कुछ खाने को मिल भी गया, तो हमने कोई मदद नहीं की। हम उनका खाना कैसे खा सकते हैं? ये सही नहीं होगा। तभी दूसरे आदमी ने एक ठंडी आहा भरी। सही बात है, अगर वे हमें खाने को दे भी दें तो बिना मदद किए हम उनका खाना कैसे ले सकते हैं? जब वे दोनों रात गुजारने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढने का सोच रहे थे, तभी दूर से एक साया कुछ हाथ में लिए आता दिखा। ध्यान से देखने पर पता चला वो उमुहा था। उसके हाथ में बेलों से बंधी कुछ चीजें थी, दोनों तरफ एक एक, जो अभी भी हिल